आईएससीपीसी में प्लीडिंग चल रही थी और यहाँ से आपका भाई क्वेश्चन गलत ना हो, फिर हम एक बार शुरुआत करते हैं। प्लीडिंग मतलब अभिवचन। अभिवचन यानी कि अपनी बात को रखना। तो अगर जो व्यक्ति मुकदमा करता है, यानी कि उसे हम प्लेंटिफ कहेंगे, वादी माने वादी कहेंगे। तो वादी अपनी बात न्यायालय में जिस माध्यम से रखता है उसे हम वाद पत्र कहते हैं। और प्रतिवादी यानी कि विपक्षी जिस माध्यम से अपनी बातों को कोर्ट में रखता है उसको हम कहते हैं रिटेन स्टेटमेंट या लिखित कथन या या आपका प्रतिवाद पत्र क्या कहते हैं। तो वाद पत्र किसका अभिवचन होता है? वादी का। और प्रतिवाद पत्र या लिखित कथन किसका अभिवचन हो गया? प्रतिवादी का। तो अभिवचन का मतलब क्या हुआ? वाद पत्र या लिखित कथन। याद रखिए आदेश 6 का नियम कौन में 1 ये पूछा जा चुका है। आदेश 6 के नियम 2 से ही ज़्यादा क्वेश्चन आपका बने हैं और वह ये बने हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीडिंग या प्लीडिंग के सिद्धांत किन कहाँ समाहित हैं। तो आर्डर 6 के रूल 2 में प्लीडिंग के 4 सिद्धांत हमने बताया था, फिर हम एक बार उसको रिपीट कर रहे हैं। पहला कि फैक्ट का प्लीड करेंगे कि लॉ का, यानी कि तथ्य का उल्लेख करेंगे आपका कि विधि का, तथ्य का। तथ्य में भी कैसा तथ्य? महत्वपूर्ण तथ्य की आपका निकृष्ट तथ्य, यानी कि मैटेरियल फैक्ट की सेकेंडरी फैक्ट मैटेरियल। इसके बाद तथ्य में भी, तथ्य में आपका किन तथ्यों को आप उल्लेख करेंगे जिन्हें तथ्य में भी आप किन तथ्यों का उल्लेख करेंगे। तो तथ्य का उल्लेख करिए, साक्ष्य का नहीं। तो तथ्य को हमने 2 भागों में यहाँ बांटा था। एक फैक्टा प्रोबेंडा जिसे न्यायालय में प्रूफ करना है, और एक फैक्टा प्रोवेंसिया जिसके माध्यम से प्रूफ करना है। यही क्वेश्चन गलत होता है। प्लीडिंग में किसका उल्लेख किया जाएगा? फैक्टा प्रोबेंडा का कि फैक्टा प्रोवेंसिया का? फैक्टा प्रोबेंडा जिन्हें क्या करना है? कोर्ट में साबित। अब एविडेंस में भी हमने कोरिलेट किया था कि जो फैक्ट इन इशू है, जो विवादक तथ्य हैं, उन्हें साबित किया जाता है, प्रूफ किया जाता है, उनका उल्लेख अभिवचन में अनिवार्य है। और जो रेलेवेंट फैक्ट हैं 6 से लेकर कहाँ तक एविडेंस में 55 तक, उनका प्लीडिंग में उल्लेख नहीं करना है। और अंतिम नियम बताया था कि जो भी बातें लिखिए वे बातें संक्षिप्त लिखिए कि विस्तृत लिखिए। संक्षिप्त और कथनों को आपका संख्या में लिखिए 1 2 3 करके, और पैराग्राफ में लिखिए, ये भी हम बताए थे। यानी कि पैराग्राफ वाइज लिखिए। तत्पश्चात जो भी आपका अंक हुआ, राशि हुआ, तारीख हुआ, वह अंकों में भी लिखना है और किस में लिखना है? शब्दों में भी। इसके बाद हमने एक कॉन्सेप्ट और बनाया था कि अगर कहीं अंक और शब्द में डिफरेंस आता है तो किसको माना जाएगा सही, यानी कि इंटरप्रिटेशन का नियम क्या है? तो शब्द को माना जाएगा, ये सीपीसी नहीं बताएगी, यह जो बताएगा परक्राम्य लिखित अधिनियम, यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। भले ना याद रहे, एक लाइन कम से कम जानते रहिए कि ये बात कहाँ दी गई है। तो आपका एनआईए एक्ट में, और ज़्यादा नए लोगों को जानने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आइए देखा जाए आपका जो आदेश 6 चल रहा था, आदेश 6 में आपका नियम चल रहा था। और आदेश 6 में नियम देखिए, जो निकाल लीजिए भाई आपका आदेश 6 का नियम 6 चल रहा था, पूर्वभाव्य शर्त, यानी कि कंडीशन प्रेसिडेंट। इसको कोरिलेट कर लीजिए बेयर एक्ट पर ही। कंडीशन प्रेसिडेंट के बारे में होती क्या है?
तो कंडीशन प्रेसिडेंट यानी कि पूर्ववर्ती शर्त, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी संविदा या समव्यवहार में कोई पूर्ववर्ती शर्त लगी है तो ऐसी दशा में आप प्लीडिंग में उस शर्त का उल्लेख करेंगे। और एक लास्ट में मैं उदाहरण बताया था कि पूर्ववर्ती शर्त में पहले शर्त का पालन किया जाएगा और तब आपको हित मिलेगा। जैसे कि ए बी से कहता है कि हे बी, अगर तुम 1 मिनट में 200 मीटर दौड़ लोगे तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपया दूंगा। तो पहले जो कंडीशन लगी है कि 1 मिनट में कितना दौड़ो, 200 200 मीटर, पहले एक दौड़ना पड़ेगा बी को और तब उसको हित मिलेगा, यानी कि 5 लाख रुपया तब मिलेगा। और बिना दौड़े ही आ गया मांगने कि हमें 5 लाख रुपया दिया जाए, तो क्या कंडीशन प्रेसिडेंट का पालन किया कि नहीं किया? नहीं किया। पूर्ववर्ती शर्त का पालन आपका पूछा जाता है, अक्षरशः करना है कि सारतः करना है, वर्ड बाय वर्ड पालन नहीं करना है, मुख्य मुख्य बिंदुओं का पालन आप कर दिए तो ये माना जाएगा कि आपने कंडीशन प्रेसिडेंट का पालन कर दिया। एक उदाहरण मैं मगरमच्छ वाला बताया था। तो अगर किसी करार या इत्यादि में कंडीशन प्रेसिडेंट, हाँ टीपीए की धारा भी मैं बताया था, कौन सी धारा कोरिलेट कराया था कंडीशन प्रेसिडेंट में? 26। और यहीं दे दे कंडीशन सब्सिक्वेंट यानी कि उत्तरवर्ती या पश्चातवर्ती शर्त, वहीं लिख लेना है 29। तो अब जो जे में क्वेश्चन टीपीए में बनता है कि किस शर्त का पालन सारतः करना है और किसका पालन अक्षरशः करना है, तो पूर्ववर्ती शर्त का पालन क्या? सारतः। और आपका पश्चातवर्ती का पालन अक्षरशः। ये आगे बताया जाएगा क्रैश कोर्स में आपका स्पेशल। अब देखिए आपका देख लिया जाए आदेश 6 का नियम 7 आइए, फिर बदल, यानी कि ये भी आपका छोड़ देना है आपका फेर बदल। इसके बाद आदेश 6 का नियम 8 देखना है, संविदा का प्रत्याख्यान यानी कि डिनायल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसको आप जोड़ सकते हैं, ये जो ये सारे हम पढ़ाए थे उसकी धारा 9 थोड़ा कवर करिए, यानी कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 9 पर एक बार जोड़ दीजिए। अगर संविदा के विशिष्ट पालन का वाद किसी व्यक्ति के खिलाफ दायर किया जाता है तो वह व्यक्ति उस वाद में अपनी प्रतिरक्षा कर सकता है और संविदा अधिनियम के तहत जितने आधार उसे उपलब्ध हैं उन सभी आधारों को वह अपने बचाव में क्या कर सकता है? उठा सकता है। जैसे कि हमको प्रपीड़ित कर दिया गया, यानी कि संविदा की गई, धमकी देकर की गई। अभी बिहार में पूछा गया था कि ए बी को धमकी देता है जान से मारने की कि तुम हमें 100 रुपया दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे बच्चे को उठा ले जाऊंगा। ये शुद्ध रूप से आपका कोर्सन हुआ, प्रपीड़न हुआ। और आपराधिक मामलों में ये क्या हुआ? आपका कह सकते हैं कि ये एक्सटार्सन यानी कि उद्यापन। भाई ये क्या कौन सा अपराध हुआ? तो चाहे गलत मुकदमा करने की धमकी दी जाए या सही मुकदमा करने की धमकी दी जाए, एक्सटार्सन माना जाएगा कि नहीं? बताइए। तो बताया गया था ना सर आईपीसी में। यही क्वेश्चन बिहार में बनाया गया, बहुत अच्छा। बिहार में जो समस्या आई है वो ये है कि जो धमकी दे रहा है वह सही मुकदमा कायम करने की ही धमकी दे रहा है, फिर भी इसे क्या माना गया? प्रपीड़न। नहीं, आपका एक्सटार्सन। प्रपीड़न तो ऐसे ही रूप है कॉन्ट्रैक्ट में। तो संविदा का प्रत्याख्यान देखिए आपका, जहां किसी अभिवचन में किसी संविदा का अभिकथन है वहां विरोधी पक्षकार द्वारा किए गए उसके कोरे प्रत्याख्यान का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह केवल
अभिव्यक्त संविदा का जो अभिकथित की गई हैं या उन तथ्यों की बातों का जिनसे वह संविदा विवक्षित की जा सके प्रत्याख्यान है, न कि ऐसी संविदा की वैधता या विधि की दृष्टता में पर्याप्तता का प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का मतलब डिनाई, यानी कि आपका जैसे कि उदाहरण के रूप में ये है कि अगर आप संविदा को इनकार करते हैं तो आप स्पष्ट रूप से सभी बातों को लिखिए। जैसे कि आप ये कह रहे हैं कि हजूर हमारे ये गुरु थे, हम चेला थे, हम पर गुरु ने असम्यक असर डाला और ये संविदा की। तो आप संविदा से इनकार नहीं कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हमारे और गुरु के बीच क्या हुई थी, संविदा हुई थी। लेकिन एक लेकिन लगा रहे हैं कि ये जो संविदा हुई थी ये गुरु ने हम पर बुरा प्रभाव असम्यक असर डाला था, अतः इस संविदा को रद्द किया जाए। अगर चेला संविदा को ही इनकार करना चाहता है तो स्पष्ट रूप से बताए कि हमारे और गुरु में कोई संविदा। अगर केवल ये कहे कि संविदा हुई थी तो तुम तो स्वयं स्वीकार कर रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ था। लेकिन या तो कोर्सन द्वारा प्रभावित था धारा 15 में, या असम्यक असर धारा 16, या 17 में क्या कपट, या 18 में मिथ्या व्यपदेशन, या 20, 21, 22 में मिस्टेक से ये हुई थी। अतः इस संविदा को न्यायालय रद्द करे। यानी कि जब आप संविदा को डिनाई करिए तो भाई आपका स्पष्ट रूप से डिनाई करिए कि संविदा हुई ही नहीं थी। अगर आप कहते हैं कि संविदा हुई थी, यानी कि आप मान रहे हैं कि वह संविदा वैध थी, लेकिन आप सम्मत का प्रश्न उठा रहे हैं और सम्मत पर निश्चित रूप से क्वेश्चन बनता है। आगे बताएंगे हम डिटेल में। अगला देखिए आपका 9, दस्तावेज के प्रभाव का कथन किया जाना, ये भी छोड़ दीजिए। आदेश 6 का नियम 10 विद्वेष ज्ञान, आपका ये भी छोड़ दीजिए। इसके बाद आदेश 6 का नियम 11 भी छोड़ देना है आपका। इसके बाद आ जाइए आदेश 6 का नियम 12 विवक्षित संविदा भी छोड़ देना है, और 13 भी। अब 14 से क्वेश्चन बनता है, यानी कि जो आपका क्वेश्चन इधर बनता है प्री में, भाई इसको जरूर याद रखिएगा। मैं बता दूं आदेश 6 का नियम 14, 14A, 15, इसको अंडरलाइन करिए, ये हमेशा रिपीट कर रहा है, 16, 17, 18। यानी कि इधर से जो क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, फिर एक बार अच्छे से इसको देखिए, क्योंकि इधर से जो आपका क्वेश्चन बन रहे हैं आपका अच्छे से इसको तैयार रखना है। देखिए इधर से आपका क्वेश्चन आदेश 6 का नियम 14 भी याद रखना है। 14A से भी क्वेश्चन बन चुका है, 15 से भी बन चुका है, 16, 17 से तो बहुत ज़्यादा बना है, और पिछली बार आपका यूपीजे में नियम 18 से बना था। तो इधर के जो नियम है मैं फिर आपको सलाह दे रहा हूँ, 14 से लेकर और लास्ट नियम 18 तक भाई आप याद करके जाएंगे, और कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं वो तो मैं बता ही रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। और 18 में समय पूछा गया था, 16 में भी। अब एक एक देखिए, अभिवचन का हस्ताक्षरित किया जाना। अब आइए, यानी कि अभिवचन का हस्ताक्षरित किया जाना, यानी कि अब फिर एक बार बताइए प्लीडिंग का मतलब हमने क्या बता रखा है। तो आदेश 6 का नियम 1 में प्लीडिंग का हमने मतलब बताया था। प्लीडिंग का मतलब क्या हुआ, वाद पत्र, और आपका प्रतिवादी है तो वह क्या दायर करता है, लिखित कथन, यानी कि रिटन स्टेटमेंट, या शॉर्टकट में हम क्या कहते हैं WS, या प्रतिवाद पत्र, या जवाब। किसका जवाब दे रहा है, वादी का। अब वाद पत्र, अब यही क्वेश्चन आता है कि अभिवचन का पहला क्वेश्चन जो बना है, अभिवचन का हस्ताक्षरित किया जाना,
किस आर्डर के किस रूल में दिया गया है, तो आदेश 6 का नियम 14 में 14 में रट कर जाइए। जो उत्तराखंड ने क्वेश्चन बनाया कि प्लीडिंग पर किसका हस्ताक्षर होगा, वाद पत्र पर किसका हस्ताक्षर होगा, लिखित कथन पर किसका हस्ताक्षर होगा, तो वाद पत्र पर पहला तो वादी का होगा और लिखित कथन पर किसका, प्रतिवादी। अगर वादी ने अपनी ओर से कोई वकील नियुक्त किया है तो क्या उसके प्लीडर का या उसके अधिवक्ता का उस प्लीडिंग पर साइन होगा कि नहीं, तो आपका प्लीडर का होगा। अब प्रतिवादी ने कोई अधिवक्ता नियुक्त किया है तो किसका होगा, फिर प्लीडर का। अब क्वेश्चन उत्तराखंड में बना कि अभिवचन पर किसका हस्ताक्षर होता है, आपका वादी का, वादी के प्लीडर का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। और प्रतिवादी पर आ जाए तो प्रतिवादी का, प्रतिवादी के प्लीडर का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। और याद रखिए, तो अभिवचनों को हस्ताक्षरित किया जाना किस आर्डर के किस रूल में, तो आदेश 6 के नियम 14। भाई 3 मॉडल बनाए गए और बहुत अच्छे से इसको तैयार करके जाना है। परंतु देखिए आपका, परंतु जहां अभिवचन करने वाला पक्षकार अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य अच्छे हेतु से अभिवचन पर साइन करने में असमर्थ है, वहां वह ऐसे व्यक्ति द्वारा साइन किया जा सकेगा जो उसकी ओर से उसे साइन करने के लिए या वाद लाने या प्रतिरक्षा के लिए सम्यक रूप से अथराइज हैं। इसका मतलब कि ए वादी था, वह बीमार था, बी को वह अथराइज किया कि हमारी तरफ से तुम क्या लाओ, मुकदमा लाओ, तो ए भले न साइन करे, जो अथराइज है वही साइन कर देगा तो माना जाएगा कि नहीं, सही माना जाएगा। लेकिन ये कब, जब पक्षकार किसी कारण से साइन करने में क्या हो, समर्थ हो, क्या समर्थ, असमर्थ, यानी कि असमर्थ हो। ये हो गया। इसके बाद आदेश 6 का नियम 14A, सूचना की तामील के लिए पता। इसमें एक क्वेश्चन केवल बनता है और वह जो क्वेश्चन बनता है समय का बना है। अब तक जो भी क्वेश्चन इससे बना है, आपका जब भी पक्षवादी वाद पत्र दायर करेगा, प्रतिवादी लिखित कथन दायर करेगा, तो अपने पते की सूचना देगा, यानी कि वाद पत्र में पूरा अपना पता लिखा जाएगा और विपक्षी द्वारा लिखित कथन में पूरा अपना क्या किया जाएगा, पता। ताकि कोई सूचना इन लोगों को भेजनी है तो उसी पते पर क्या किया जाएगा, रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा जा सके। अब समस्या यहाँ एक आती है कि अगर इन लोगों ने पता दिया है तो जब तक कि बीच में पता आपका चेंज न हो, ये पता कितने दिन तक के लिए माने आपका माना जाएगा कि सही है। वही समय याद रखना है, 2 इयर्स। एक आपका खंड 3 में निचली लाइन देखिए, पूरा ना पढ़िएगा, अंडरलाइन करिए, 2 वर्ष। जो आदेश 6 नियम 14A का आपका है कि सूचना की तामील के लिए पता, तो एक बार जब पता आप लिख दिए तो कितने दिन तक वह पता माना जाएगा कि इसी पते पर आप हैं, उसी पर सूचना, कितने साल। अब यही पूछा जाता है, 1 साल, 2 साल, 6 माह, इनमें से कोई नहीं, तो कितना मार्क कराएंगे, 2 साल। अंडरलाइन उसको कर लीजिए बैरक पर ही। आपका ये प्रावधान खंड 3 में आपका निचली लाइन है, बस अंडरलाइन कर लेना है। इसके बाद अभिवचन का सत्यापन। अब क्वेश्चन आपका ये बना है कि अभिवचनों का सत्यापन का प्रावधान किस आर्डर के किस रूल में दिया गया है, पहला नियम। तो सत्यापन का प्रावधान आदेश 6 के नियम 15 में दिया गया है। सत्यापन देखिए क्या होता है, जब
आप जैसे कि शपथ पत्र का ही उदाहरण लिया जाए पहले। जब आप एफिडेविट या शपथ पत्र बनवाते हैं तो अंत में ये लिखते हैं कि पैरा नंबर 1, 2, 3 की बातें मेरी निजी जानकारी में सही हैं, और पैरा नंबर 4, 5, 6 की बातें मैं अन्य आधारों पर विश्वास करता हूँ कि ये क्या है, सही है। तो यही कहा जाता है कि आप सत्यापित करिए कि जो भी बात आप कह रहे हैं वह बात क्या है, सत्य है। अगर बाद में झूठी निकली तो आपके खिलाफ झूठा शपथ पत्र देने के लिए क्या चल सकता है, मुकदमा। जैसे कि आयोग में लोग आपका आयोग पर भ्रष्टाचार का इल्ज़ाम लगातार लगा रहे थे आपका, तो और आरटीआई लगा रहे थे तमाम चीज़ें। तो आयोग ने नियम बनाया कि जो भी व्यक्ति सूचना मांग रहा है वह शपथ पत्र लगाए, इल्ज़ाम लगा रहा है आयोग पर। अगर वह झूठा निकला तो आयोग उसके खिलाफ क्या करेगा, कार्यवाही करेगा, माने क्रिमिनल कार्यवाही। कि आपने झूठा इल्ज़ाम लगाया, तो लड़के जो थे शांत हो गए ज़्यादातर, यानी कि आवाज़ को दबाने का ये भी एक तरीका है। जैसे विश्वविद्यालय पुलिस द्वारा लड़कों की आवाज़ को क्या कर देता है, देख ही रहे, रोज़ पुलिस गई रहती हैं और मनमाना कार्य करिए, और लड़के विरोध करें तो पुलिस से लठियवा दीजिए और लड़कों की आवाज़ क्या करिए, दबा दीजिए। भाई जो अब चार चार गुना वृद्धि कर दी गई, 5 गुना अचानक फीस में, यानी कि 1,000 फीस थी तो 4,000 5,000 कर दिया गया। भाई वृद्धि करिए, आपका माने कुछ ही वृद्धि करिए कि एकदम एक ही बार आप कई गुना कर देंगे, तो कोई पूछने वाला नहीं है। और आंदोलन इसी को लेकर राजनीति चमकनी भी चाहिए, लेकिन कोई उतना बहुत ज़्यादा सक्रियता नहीं दिखाई दे रही है। तो अभिवचन का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन माने ये बातें क्या है, मेरी निजी राय में सही हैं, और ये बातें मैं अन्य आधारों पर क्या मानता हूँ, सही। तो सत्यापन कौन करेगा, तो वादी है तो अपने वाद पत्र का करेगा, प्रतिवादी है तो वाद अपने प्रतिवाद पत्र का। सत्यापन के बाद साइन होगा कि नहीं होगा, अब इसी को देखना है। आपका सत्यापन देखिए बैरक, अभिवचनों का सत्यापन उसके सिवा जैसा कि तत्समय प्रवृत्त भी किसी भी द्वारा अन्यथा उपबंधित, यानी कि छूट दे दी गई है, तब कोई दिक्कत नहीं है। हर अभिवचन उसे करने वाले पक्षकार द्वारा या पक्षकारों में से एक के द्वारा या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसके बारे में न्यायालय को समाधानप्रद रूप में साबित कर दिया गया है कि वह मामले के तथ्यों से परिचित है, उसके पाद भाग में सत्यापित किया जाएगा। मैंने सत्यापन नीचे होता है एकदम। सत्यापन करने वाला व्यक्ति अभिवचन में संख्याकित पैराओं का निर्देश करते हुए यह भी निर्दिष्ट करेगा कि कौन सा पैरा उसके निजी ज्ञान के आधार पर सत्यापित करता है और कौन सा पैरा अन्य आधार पर या विश्वास पर। तो अभी तो हमने बताया कि कह दे कि पैरा नंबर 1, 2, 3 हमारी निजी जानकारी में सत्य है, और पैरा नंबर 4, 5 और 6 क्या है, हम अन्य आधारों पर सत्य होने का क्या करते हैं। तो यही तो लिखा गया है। अगला देखिए, सत्यापन करने वाले व्यक्ति द्वारा वह सत्यापन हस्ताक्षरित किया जाएगा और उसमें उस तारीख का जिसको कि वह उस स्थान का जहां वह हस्ताक्षरित किया गया था कथन किया जाएगा। अभिवचन को सत्यापित करने वाला व्यक्ति अपने अभिवचन के समर्थन में एफिडेविट लगाएगा, यानी कि शपथ पत्र भी देना होगा। अब यहाँ जो क्वेश्चन बनता है कि अभिवचनों का जो सत्यापन किया जाएगा उस सत्यापन पर किसका साइन होता है, तो सत्यापन करने वाले का, उसके अधिवक्ता का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मार्क कराएंगे, क्या कहीं प्लीडर या अधिवक्ता का हमने उल्लेख अब तक किया इस नियम में, तो केवल किसका होगा, सत्यापन करने वाले का।
साइन करेगा, दिनांक लिखेगा और किस स्थान पर वह सत्यापन कर रहा है वह प्लेस लिखा जाएगा। 3 बातें लिखी जाएगी, साइन, उसके बाद क्या होगा दिनांक, उसके बाद क्या लिखा जाएगा प्लेस, और आपका कह सकते हैं कि सत्यापन के अनुसमर्थन में क्या लगाया जाएगा आपका एफिडेविट, माना शपथ पत्र दीजिए। अगर वो शपथ पत्र झूठा निकला बाद में तो आप पे क्रिमिनल कार्रवाई की जा सकती है। अब आइए आदेश आपका 6 का नियम 16, 17 और 18। ये 3 में से तो काफ़ी क्वेश्चन फिर बने हैं, आपका अच्छे से इसको तैयार रखना है। देखिए क्रम बनाइए आपका, उसके बाद बताया जाए भाई। क्वेश्चन का मॉडल पहले देखिए। देखिए प्लीडिंग पहले फिर समझिए। प्लीडिंग का मतलब आदेश 6 का नियम 1 में बताया गया है। अगर वादी है तो उसका जो प्लीडिंग होता है, प्लेंट होता है, यानी कि वाद पत्र होता है। तो क्या वादी वाद पत्र में संशोधन की डिमांड कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। अगर आपका माने प्रतिवाद पत्र है, लिखित कथन है, तो वह किसका अभिवचन है? प्रतिवादी का। तो अब समस्या आई कि क्या प्रतिवादी या विपक्षी अपने प्लीडिंग में यानी कि लिखित कथन में अमेंडमेंट का दावा कर सकता है कि नहीं? तो संशोधन आपका 2 प्रकार बना लीजिएगा। एक कंपल्सरी अमेंडमेंट, यही आपका पूछा जाता है, इंग्लिश वर्जन जरूर याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन आपका कंपल्सरी अमेंडमेंट या अनिवार्य संशोधन, यानी कि अभिवचन में अनिवार्य संशोधन का प्रावधान किस नियम में है? तो आदेश 6 के नियम 16 में। और वालेंटली यानी कि ऐच्छिक, ऐच्छिक मतलब स्वैच्छिक, स्वैच्छिक यानी कि पक्षकारों के मांग पर संशोधन, तो वह कहाँ है? एक नियम आगे बढ़ जाइएगा, किस नियम में? 17 में। बहुत क्वेश्चन बना है, फिर हम बता रहे हैं एक बार, क्योंकि क्वेश्चनों का यहाँ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बना है। यहाँ तक कि 2018 यूपीजे में भी यहाँ से बना था और 2023 में भी चांस है बनने का। अच्छे से इसको तैयार रखिएगा। अच्छे से इसलिए तैयार रखना है कि आपका पहले तो नियम याद रखिए। अगर कंपल्सरी आ जाए, वैश्वासिक तो बोलते हैं, वैश्वासिक, वैश्वासिक का मतलब होता है विश्वासिक नहीं, यानी कि कंपेल्ड, कंपेल्ड को हम कह सकते हैं बाध्य, यानी कि कह सकते हैं कि इसको वही है आपका अनिवार्य ही कहते हैं, लेकिन हिंदी में और भी 1-2 शब्द हैं। यानी कि बाध्य हैं पक्षकार संशोधन करने के लिए, विवेक नहीं है, यानी कि बाध्यकारी हैं, यानी कि हर हाल में एमेंड अपने प्लीडिंग में करना ही होगा। अगर नहीं करते तो आपका वाद पत्र या प्रतिवाद पत्र रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अनिवार्य संशोधन या कंपल्सरी अमेंडमेंट कहाँ? इंग्लिश वर्जन जरूर याद रखिएगा। कंपल्सरी अमेंडमेंट का प्रावधान किस आर्डर के किस रूल में? तो आदेश 6 के नियम 16। यही पूछ ले वालेंटली यानी कि स्वैच्छिक, स्वैच्छिक माने इच्छा से, डिमांड करने पर, तो डिमांड करेंगे तब संशोधन की इजाज़त न्यायालय दे सकता है। वह 16 में नहीं आएगा, किस में आएगा? 17 में। 16 वाले में डिमांड करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या है? हाँ, 16 जब आप 17 पढ़िएगा तो उसके साथ आपका 18 समय भूमिका में याद रखिए। अगर वादी ने ये डिमांड किया कि हम वाद पत्र में कुछ अमेंड करना चाहते हैं, न्यायालय इजाज़त दे दे, तो जिस तारीख को न्यायालय इजाज़त दिया है, अब यही क्वेश्चन पिछली बार का है,
उसके अगले कितने दिनों के अंदर एमेंड किया जाना आवश्यक है? 14 डेज, यानी कि 14 दिन। यानी कि वही समय पूछा गया था। फिर हम बता दें, यानी कि अगर किसी पक्षकार ने अपने प्लीडिंग में अभिवचन आपका संशोधन की मांग की है, तो जिस दिन आदेश संशोधन का दिया गया, तो आपका नियम 18 बताता है कि समय याद रखिएगा, कितने दिनों के अंदर आदेश के उसमें एमेंड करना है? 14 डेज। फिर एक बार हम दोबारा बता रहे हैं, काफ़ी क्वेश्चन एक भूमिका से ही बन जाते हैं। अनिवार्य संशोधन प्लीडिंग में 16, ऐच्छिक या डिमांड करने पर 17। डिमांड किए हैं, आदेश हो गया, तो सामान्यतः कितने दिन के अंदर संशोधन कर डालिए? 14 डेज। कम से कम इतना आपको हर हाल में याद होना चाहिए। एक एमेंड पर आपका अलग से क्वेश्चन हम बताएंगे कि विभिन्न प्रकार के संशोधनों का उल्लेख करिए। तो उसमें क्या होगा कि जहाँ जहाँ सीपीसी में अमेंडमेंट की बात आएगी, सबको एक जगह हम क्या करेंगे? एकत्रित करवाएंगे। उसको करवाना पड़ेगा। देखिए आगे आपका, अब एक नियमों को देखिए तब आगे बढ़ा जाए। देखिए आपका ये क्या कहा गया है? आदेश 6 का नियम 16 बेयरेक्टम निकालिए। देखिए क्या का अभिवचन का काट दिया जाना। भाई हेडिंग है आपका अभिवचन का काट दिया जाना, यानी कि आप प्लीडिंग को क्या करिए? आपका काट दीजिए, यानी कि आपका उसको हटा दीजिए। काट दीजिए मतलब क्या? उस बात को क्या करिए? तो न्यायालय आपका स्वविवेकानुसार कुछ प्लीडिंगों को, यानी कि वादी को वाद पत्र में कह सकता है, प्रतिवादी से कहता है कि लिखित कथन में इन बातों को आप काट दीजिए, और अगर न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया जाता तो वादी है तो वाद पत्र ही क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। अब प्रतिवादी है तो उसका क्या हो जाएगा? प्रतिवाद। यानी कि हर हाल में आपको एमेंड करना ही होगा। पक्षकार डिमांड नहीं करते, ये न्यायालय सुमोटो से, यानी कि स्वप्रेरणा से प्लीडिंग काट देने का क्या देता है? आदेश। इसीलिए इसे कंपलसरी या अनिवार्य संशोधन कहा जाता है। भाई लिखा नहीं गया है, लिखा हेडिंग क्या है? अभिवचन का क्या करना? काट दिया जाना, लेकिन उसी बेयर एक्ट पर लिख लेना है कंपलसरी अमेंडमेंट, यानी कि अनिवार्य। बेयर एक्ट देखिए, न्यायालय कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम में आदेश दे सकेगा कि किसी भी अभिवचन में की कोई भी ऐसी बात काट दी जाए या संशोधित कर दी जाए। कैसी बात? आपका 3 पॉइंट दिया गया है। पहला, जो अनावश्यक, कलंकात्मक, तुच्छ या तंग करने वाली हैं। इसका मतलब कि अगर वादी ने अपने वाद पत्र में फालतू बातें लिखी हो, अनावश्यक बातें लिख दी हो, या प्रतिवादी पर कलंक लगाने वाली बातें लिख दी हो, या आपका तुच्छ बातें लिख दी हो जिसका कोई मतलब नहीं है, या प्रतिवादी को तंग करने वाली बातें लिखी हो, तो न्यायालय सुमोटो से वादी को ये आदेशित करेगा कि इन बातों को तुम क्या करो? अपने वाद पत्र से काट दो। अगर वादी वाद पत्र से इन बातों को नहीं काटता तो उसका वाद पत्र ही, मैं बता दूं, खारिज हो जाएगा, यानी कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा। प्रतिवादी पर आइए, अगर विपक्षी ने अपने लिखित कथन में ऐसी बातें लिखी हैं जो फालतू हैं, अनावश्यक हैं, जो वादी पर कलंक लगाती हैं, या जो तुच्छ हैं, यानी कि बहुत छोटी बातें हैं, उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, या जो वादी को तंग करने के लिए लिखी गई हैं, तो ऐसी बातों को भी क्या किया जाएगा?
काटने का आदेश दिया जाएगा। इस पर आप संविधान का भी केस देख सकते हैं। इनरी विनय चंद्र का मामला, यानी कि जो वीसी मिश्रा थे, आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया के भी प्रेसिडेंट रहे, हाई कोर्ट के भी रहे आपका इलाहाबाद, वीसी मिश्रा, उन्हीं के नाम पर इनरी विनय चंद मिश्रा का केस आया। और इन मैंने आपका इन्होंने किया क्या था कि अपने याचिका में बहुत उल जलूल बातें और जज पर आरोप लगाने वाली बातें लिख दी थी। जज ने कहा कि इनको काटिए, वीसी मिश्रा ने काटा नहीं और अनाप शनाप जज को बकने लगे भरी सभा में। तो जज ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में इनको क्या कर दिया, अंदर। फिर सुप्रीम कोर्ट मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने भाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बरकरार रखा और कुछ समय के लिए इनके वकालत के लाइसेंस को क्या कर दिया गया था, सस्पेंड। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय बदल दिया कि अधिवक्ता को अवमानना के लिए भाई न्यायालय दंडित तो कर सकता है, लेकिन अधिवक्ता के रूप में कार्य करने से रोकने का अधिकार कोर्ट को नहीं है। ये बार काउंसिल की अनुशासन समिति को। बाद में अपना निर्णय बदला। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि न्यायालय के आदेश के बावजूद भी इन्होंने जो पिटीशन दायर किया था, जो उल जलूल बातें और कलंकात्मक बातें या जज के ऊपर आपत्ति किया था, वे बातें काटे नहीं और लड़ बैठे। तो ऐसे भी अधिवक्ता हैं जो जज भले कुछ फैसला दे, अपनी बात पर क्या रहते हैं, टिके रहते हैं। इस समय तो ऑनलाइन हो गया है, तो तमाम लोग वीडियो काट काट कर क्या कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, क्योंकि लाइव चल रही है कार्रवाई। तो आपका कौन क्या बोला, अब तक दबा हुआ था, अब तो पूरा समाज क्या करता है, देख लेता है कि जज ने क्या बोला, तो जज कैसे डांट रहे हैं वकील को। कभी काल वकील भारी पड़ जा रहा है तो कैसे जज को हड़का रहा है। ये शुद्ध रूप से सोशल मीडिया पर आपको तमाम वीडियो देखने को वर्तमान में मिल जाएंगे। तो यानी कि अब यहाँ से जो आपको जोड़ना है और वह आपका ये जोड़ना है कि अगर कलंकात्मक बातें, तुच्छ बातें या तंग करने वाली बातें हैं तो सेक्शन पहले जोड़िए। तो ये बातें आपका सी इसमें सेक्शन ऐड करिए नियम में। आपका पहला खंड हम बता रहे हैं 35B, यानी कि सीपीसी की धारा 35 ख जोड़ेंगे। 35 ख में ये बताया गया है कि जब भी आप प्लीडिंग करिए, जब भी अपनी बातें रखिए, तंग करने वाली बातें न लिखिए, कलंकात्मक बातें न लिखिए। अगर ऐसा करते हैं तो न्यायालय प्रतिकर लगा सकता है आप पर, यानी कि क्या लगा सकता है, कुछ कंपसेशन, और कह सकता है कि विपक्षी को कुछ क्या दो। एक बार देखिए तो सेक्शन थोड़ा, हाँ ए है कि बी है, देखिए तो वहीं थोड़ा कंफ्यूजन है भाई। 35A लिख लीजिए, यानी कि 35 को मिथ्या या तंग करने वाले दावों या प्रतिरक्षाओं के लिए न्यायालय कुछ दूसरे पक्षकार को खर्चा कास्ट दिलवा सकता है। यानी कि वादी ने अपने वाद पत्र में प्रतिवादी पर कलंक लगाने वाली बातें लिखी हैं, तो एक तो काटने का आदेश दिया जाएगा कि ये बातें आप क्या करिए, वाद पत्र से हटाइए। और दूसरा, वादी से कहा जाएगा कि आप प्रतिवादी को कुछ क्या दीजिए, कंपसेशन दीजिए, खर्चा भी दीजिए। ये सब बातें क्यों लिखे हैं, इसको एविडेंस में भी जोड़ना है। एक तो 35 से हो ही गया। अब किसी गवाह से क्या अपमानित करने वाली, कलंकात्मक, कलंक लगाने वाली बातें पूछी जा सकती हैं कि नहीं, तो नहीं पूछी जाएंगी। और वह सेक्शन आपका, हाँ 151 देख लेते हैं भाई, आज सेक्शन है भूल जा रहा है सब।
देख लेते हैं, बेयर एक्ट है इसमें। समय कभी काल भाई अपना उतना दिमाग स्पीड में नहीं चलता। आज थोड़ा सेक्शन आदमी भूल जा रहा है ज़्यादा, जबकि ये सब सेक्शन भूलने नहीं चाहिए। हाँ, 151 है भाई। अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न अपमानित करने वाले 152 है। तो आपका ये दोनों 151 शुद्ध रूप से यहाँ आपका कवर होता है। यानी कि अगर कोई गवाह गवाही देने आया है तो आप अशिष्ट प्रश्न न पूछिए। वकील साहब पर रोक है कि अशिष्ट क्वेश्चन न पूछिए। और कलंकात्मक यानी कि उस पर कलंक लगाने वाला क्वेश्चन न पूछिए। ये याद रखिए, ये सब क्वेश्चन पूछने पर भी क्या लगाई गई है। तो अब जो क्वेश्चन बनता है कि अगर किसी वकील ने बिना किसी आधार के प्रश्न पूछ ही दिया किसी गवाह से, तो न्यायालय क्या कर सकता है, कहाँ इसकी रिपोर्ट कर सकता है। ये प्री और मेंस दोनों में आया है। तो पहला उच्च न्यायालय को और दूसरा किसको रिपोर्ट कर सकता है। तो वह वकील वृत्ति में यानी कि प्रोफेशन में जिस प्राधिकारी या संस्था के क्या है अधीन। तो बताइए आप लोग किसके अधीन है अपने वृत्ति में। बार काउंसिल। तो न्यायालय किसको लिख कर भेज दे, बार काउंसिल और इलाहाबाद हाई कोर्ट को। भाई जिसके वह जिस हाई कोर्ट के वह क्या है, सबऑर्डिनेट। अगला देखिए दूसरा इसमें जो वाद के रुजु विचारण यानी कि फेयर ट्रायल पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली या उसमें उलझन डालने वाली या विलंब करने वाली हो। यानी कि अगर वादी ने वाद पत्र में ऐसी बातें लिखी हैं जिससे फेयर ट्रायल या रिजु विचारण या उचित विचारण नहीं हो सकता, या मामला उलझ जाएगा, या मामले में विलंब होगा, तो ऐसी बातों को काटने का आदेश कौन दे सकता है, न्यायालय। या या प्रतिवादी ने ऐसी बातें लिखी हैं। इसको कल बताएंगे भाई थोड़ा, क्योंकि कल आपका ये कितने प्रकार के, कल हम एक और इसको पढ़ाकर एक और नया मॉडल इसमें बनता है वो भी हम यहीं बता देंगे। आप लोग भी थोड़ा पढ़ कर आइए। विभिन्न प्रकार के संशोधनों का उल्लेख करिए। तो जितने आपका धाराओं में अमेंडमेंट के प्रावधान है और जितने आर्डरों में, एक जगह हम उसको क्या करेंगे, एकत्र। मेंस में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, संशोधन वाला कंसेप्चुअल आया है। इसको धारा से और आर्डर से जितने प्रावधान हैं एक जगह कल एकत्र करवाया जाएगा। एक दो केस हैं कब अनुमति दी जाती है कब नहीं। पानी पी लीजिए हो। देखिए भाई आप लोग भी सतर्क रहिए, मौसम बदल रहा है और आपका देख ही रहे हैं भूत प्रेत ज़्यादा लग रहे हैं। यानी कि मच्छर और कीड़े मकोड़े ज़्यादा है। तो वैसे भाई यहाँ तो आपका दो दो ऑल आउट इत्यादि लगाया गया है और अगरबत्ती भी जलाई जाती है, तो मच्छर कम लग रहे हैं। तो भाई आप लोग घर पर भी अपना बचाव करके रहिए। जूता उता पहन कर आइए, चप्पल नहीं, क्योंकि डेंगू के मच्छर अपना रूप बदल चुके हैं और बहुत ताकतवर हो चुके हैं। यानी कि आपका सामान्य दवाओं से बहुत तेज असर कर रहा है। पहले इतना असर नहीं करता था, इतना फैलता भी नहीं था। तमाम लोग मर गए, इसमें कोई शक नहीं है। यानी कि तुरंत एक दो दिन में प्लेटलेट्स डाउन हो जा रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कोरोना का दूसरा रूप है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मच्छर ही कोरोना फैला रहे हैं। अब तमाम अफवाहें हैं, लेकिन आपका सतर्क रहिए और कोई उपाय नहीं है। सरकार के बस की बात नहीं है रोकना कि हर एक गली कूचा नाली में रोज मच्छर को मारे। तो अपना बचाव क्या करिए मौर्य जी। हाँ, अपनी चाय स्वयं पीजिए, किसी दूसरे को ना पिलाइए। अभी